हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, बेसिकली आज हम इस पोयम को काफी डीप में कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इस पोयम के अंदर कौन सा मीटर यूज हुआ है, इस पोयम की राइम स्कीम क्या है, इस पोयम के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है और कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में यह पोयम लिखी गई है। यानी कि इस पोयम के बैकग्राउंड से लेकर तो लास्ट तक हम इस पोयम को काफी डीप में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस पोयम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। कोकरमाउथ कंबरलैंड एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। ये रोमांटिक एज के एक पोइट है जिन्हें पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में याद किया जाता है इनके एक फेमस पोइट्री के कलेक्शन के लिए। इनका एक फेमस कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेट, जो कि सैमुअल टेलर कॉलरेज के साथ इन्होंने पब्लिश किया था 1798 में। तो इसीलिए इनको एक जो है कि रोमांटिक मूवमेंट का जनक भी माना जाता है और इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हम याद करते हैं। ये जो पोयम है, इस पोयम का बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने यह बताया है कि जिस वक्त मनुष्य के दिमाग पर भौतिकतावाद हावी हो रहा था और जिससे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म मिला, मनुष्य बस खाने, कमाने और जमा करने तक की सोचता था, यानी कि नेचर की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं था। तो इसी बात पर एक सटायर किया है, एक व्यंग्य किया है इस पोयम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। चलिए, ये जो पोयम है ये कंपोज हुई थी 1802 में और पब्लिश इसको किया गया 1807। जो मैंने अभी आपको कलेक्शन बताया 2 वॉल्यूम्स, इस पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन में इस पोयम को पब्लिश किया गया था 1807 में। ये बेसिकली एक सोनेट है। अब ये सोनेट क्या होता है? देखिए, सोनेट जो होती है ट्रेडिशनली 14 लाइन की एक पोयम होती है, 14 लाइन्स की, है ना, जिसके अंदर 8 लाइन जो शुरू की होती है जिन्हें ऑक्टेव कहा जाता है और लास्ट की 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता है। जनरली जो सोनेट लिखी जाती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है ना। तो हम डिस्कस करेंगे द पोयम आइमेट्स विथ विदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर। ये इसकी थीम है। इस पोयम के अंदर मनुष्य का नेचर के साथ जो रिलेशन है उसको बेसिकली बताया है, ब्लेमिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर रिप्लेसिंग दैट कनेक्शन विथ मटेरियल परसूट। यानी कि आज का ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीनीकरण है, इसने ह्यूमन के जो रिलेशन थे नेचर के साथ उनको बहुत हद तक कम किया है, जो हमें आगे इस पोयम में देखने के लिए मिलेगा। वर्ड्सवर्थ रॉट द पोयम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मिड 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है। द पोयम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ पोयम, ये एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1807 में वर्ड्सवर्थ का, उसमें इस पोयम को पब्लिश करवाया गया था। ये पोयम आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अदर सोनेट्स फ्रॉम पोयम इन 2 वॉल्यूम्स सच एज, ये जो कलेक्शन है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसमें एक और जो सोनेट पोयम है वो आपको ध्यान रखना है, लंदन 1802, है ना। लंदन 1802 करके जो पोयम है ये भी इसी जो है कि पूरे के पूरे कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारी इस पोयम को। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये जो पोयम का टाइटल है इसका मतलब क्या है, पहले हम मतलब समझते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, है ना। यानी कि वो दुनिया से हमेशा परेशान ही रहते हैं। वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक लोग नहीं होते, वो आशावादी लोग नहीं होते, वो निराशावादी लोग होते जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। तो इस टाइटल का बेसिकली मतलब ये है कि या तो हम दुनिया से परेशान हैं, है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यानी कि या तो हम दुनिया से परेशान हैं या दुनिया हमसे परेशान है ना, यानी कि या ह्यूमन बीइंग इस धरती पर एक बोझ की तरह हो गए हैं। तो बेसिकली ये इस पोयम का टाइटल है। जब मैं पोयम को पढ़ना शुरू करूंगा तो आपको और क्लियर होगी ये पोयम।
द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सोन, यानी कि या तो ये दुनिया हमसे परेशान हो गई है या फिर ह्यूमन बीइंग इस धरती पर बोझ की तरह है, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर, यानी कि कमाना और उड़ाना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब होता है कमाना और उड़ाना, और इसी में ही हम अपनी पावर को वेस्ट करते हैं। लिटिल वी सीन इन नेचर दैट इज अर्थ, यानी कि हम लोग अपनी प्रकृति को बहुत कम आंकते हैं। ये प्रकृति हमारी ही है लेकिन फिर भी हम इसको बहुत कम आंकते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डिड बून, यहां पर स्पीकर ये कह रहा है कि हम लोगों ने अपने हार्ट को बेच दिया है, अपनी सोल को हमने बेच दिया है। किसे? इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, है ना। लोग जो है वो बस अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है कि चीजों को पसंद कर रहे हैं, उन्हें आइडियलिस्टिक सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पर एक शब्द यूज हुआ है सोर्डिड। सोर्डिड का बेसिकली मतलब होता है कि हम स्वार्थी हो गए, है ना। द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे कि ग्रीड, इमोर्टलिटी, सेल्फिशनेस। तो कवि कह रहा है कि हम बहुत स्वार्थी हो गए, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, है ना। हमें अब महंगी कार चाहिए, महंगी घड़ी चाहिए, महंगा घर चाहिए, ये सब चीज अब ह्यूमन बीइंग डिमांड करने लगा है, बजाय इस नेचर की शांति को समझने के। दिस सीज दैट बेयर्थ हर बोसम टू, यानी द मून। अब देखिए यहां पर बेसिकली बोसम का मतलब है सीना, यानी कि ये जो समुद्र है जो अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है। इस लाइन में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि समुद्र क्या सीना ताने खड़ा हो सकता है क्या मून के आगे, यानी कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहां पर यूज किया गया है ना। एक नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की क्वालिटीज देने की कोशिश की जा रही है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। देखिए हाउलिंग का मतलब होता है गरजना, या फिर मैं कह दूं गुर्राना, यानी कि और ये हवाएं जो हर वक्त गरजती रहती है। एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, यानी कि और ये हवाएं अभी शांत हो गई है ना, बिल्कुल सोते हुए फूलों की तरह। अब देखिए हवाएं क्या गरज सकती है क्या, है ना, गरजता तो इंसान है। तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट, यानी कि इसके लिए, इन सब के लिए हमारे मुंह से कोई तारीफ ही नहीं निकलती, क्योंकि हम लोग इस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में इतना फंस गए कि हमें सिर्फ कमाना, जमा करना और बस उड़ाना, यही हमें दिखता है। हमें प्रकृति तो नजर ही नहीं आती है। कवि यह कहना चाह रहा है कि हम जो है कि प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी, यानी कि यह चीज हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। ए परम पिता परमेश्वर, मैं तो इसकी बजाय, अब देखिए यहां पर ग्रेट गॉड जो शब्द यूज हुआ है, ग्रेट गॉड, तो क्या जब ये शब्द यूज किया है कवि जिससे कहना चाहता है, क्या वो वहां पर उपस्थित है? नहीं। तो यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है जो है आपका असोनेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवॉर्म। देखिए पेगन का बेसिकली मतलब होता है, पेगन मीन्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेन वर्ल्ड ऑफ रिलीजन, यानी कि जो नास्तिक लोग होते हैं, है ना, उन नास्तिक लोगों के लिए पेगन शब्द यूज किया है। यानी कि हे ग्रेट गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तो इसके बजाय एक पेगन बनना पसंद करूंगा, यानी कि एक नास्तिक बनना पसंद करूंगा। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। देखिए प्लीजेंट का मतलब होता है मनोहर सा, प्यारा सा, है ना, और प्लीजेंटली मतलब मनोहर सा, प्यारा सा घास का मैदान। यहां पर पोइट कल्पना करता है कि वो एक मनोहर से घास के मैदान में खड़ा होगा। एंड हैव ग्लीम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, यानी कि कुछ ऐसी चीजें वो यहां पर देखेगा, है ना। पोइट यहां पर जो है कि खड़ा होकर कल्पना कर रहा है कि वो यहां पर कुछ ऐसी चीज देखेगा जिससे उसे अकेलापन महसूस नहीं हो, है ना। तो वो ऐसी कौन सी चीजें देखेगा, ये आगे की 2 लाइन में कवि ने बताया है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, यानी कि वो समुद्र के देवता को समुद्र में से उठते हुए देखेगा। प्रोटियस का बेसिकली मतलब होता है समुद्र का देवता, है ना। ये जो शब्द यूज किया गया है प्रोटिस, ये समुद्र के देवता के लिए यूज किया गया है। और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज
विथ द हॉर्न, यानी कि या फिर मैं ट्राइटन को अपना शंख बजाते हुए सुनूंगा। देखिए ये जो ट्राइटन है ये भी एक माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉड है ना, जो कि मैसेंजर ऑफ द सी माने जाते हैं। तो जो ये दो शब्द है प्रोटिस और ट्राइटन, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो यूज किए गए हैं इस पोयम के अंदर। तो आई होप आपको इस पोयम की समरी अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पोयम के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ईयरफोन लगाकर इसको कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर है, चाहे आप राइडिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप काम करते करते, क्योंकि मुझे पता है कि इस परीक्षा की तैयारी कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी कर रहे हैं जिन्हें दिन में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो वो अपने काम के साथ साथ ईयरफोन लगाकर इस लेक्चर को सुन सकती है। यह लेक्चर मैंने बिल्कुल क्लियर वॉइस में इसीलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपको सुनने पर ही यह लेक्चर समझ में आ जाए। चलिए तो इस पोएट्री के अंदर फॉर्म एंड लैंग्वेज, देखिए ये जो पोएट्री है ये एक इटालियन सोनेट है। मैंने आपको पहले ही बताया है सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है जिसके अंदर शुरू की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, और लास्ट की 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है जिसमें आंसर्स होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सोनेट होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इटालियन सोनेट जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका इंग्लिश सोनेट जो कि शेक्सपियरियन सोनेट या फिर एलिजाबेथन सोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पोयम है ये एक इटालियन सोनेट है, इटालियन सोनेट यानी कि पेट्रार्कन सोनेट, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इस पोयम के अंदर शुरू की जो 8 लाइनें हैं, यानी कि ये पोयम 2 भागों में डिवाइड है। ये आप देख सकते हैं 14 लाइनों की ये पोयम है जिसके शुरू की 8 लाइनें हैं ऑक्टेव, जिन्हें प्रपोजिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये शब्द आपको याद रखना है, इन्हें कहा जाता है बेसिकली प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। और जो बात की 6 लाइनें हैं, अब देखिए ये जो 6 लाइनें हैं तो आप खुद देखिए कि शुरू की 8 लाइनों में जैसे ही ऑक्टेव पार्ट खत्म होता है 9वीं लाइन से एक टर्न आता है ना, वहां पर आंसर स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली उस टर्न को वोल्टा कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि शुरू की 8 लाइनें खत्म होने के बाद में 9वीं लाइन में जो ये टर्न आता है उस 9वीं लाइन के टर्न को कहा जाता है वोल्टा। क्या कहा जाता है? वोल्टा, VOLTA, वोल्टा, है ना। और इसे ही बेसिकली वोल्टा कहा जाता है 9वीं लाइन के टर्न को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस पोयम की मीटर को। देखिए इस पोयम में आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। क्या होता है ये आइएम्बिक पेंटामीटर? यानी कि पहला अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल, 5 फीट यानी कि 10 सिलेबल की एक लाइन होगी जिसके अंदर पेंटामीटर यूज हुआ है ना। 5 फीट मतलब पेंटामीटर, ये आप देख सकते हैं। फीट कैसे काउंट करते हैं? तो 2 सिलेबल का 1 फीट बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5 फीट यानी कि पेंटामीटर यहां पर यूज हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, और रेड वर्ड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जहां पर पहले अनस्ट्रेस्ड और बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल आए वहां पर हो जाएगा आपका आइएम्बिक मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरी की पूरी लाइन में आइएम्बिक पेंटामीटर मीटर का यूज हुआ है। अब देखिए इसकी राइम स्कीम क्या बनती है। इसकी राइम स्कीम बेसिकली कुछ लाइनों की बनती है ABBA ABBA, यानी कि कुछ क्या शुरू की जो 8 लाइनें हैं ना, उन शुरू की ऑक्टेव की 8 लाइन की राइम स्कीम बन रही है इसकी ABBA ABBA। और जो बात की 6 लाइनें जिन्हें हम सेस्टेट कहते हैं वो उनके राइम स्कीम बेसिकली बन रही है CD CD CD, यानी कि 3 कपलेट यहां पर बन रहे हैं CD 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 के। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। इस पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है एंड स्ट्रोबी और एंजाबमेंट। आपको पता होगा जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़े और हमें यह लगे कि यह लाइन तो अधूरी है यानी कि यह इनकम्प्लीट लाइन है, वहां पर आपका एंजाबमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है ना। और जब वो लाइन दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में जब कंप्लीट उसका मीनिंग आता है, यानी कि हमें लगता है कि इसके बाद इसका मीनिंग अब नहीं बचा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है,
पंक्चुएशन वहां पर बिल्कुल खत्म हो गए, तो वहां पर होता है आपका एंड स्टॉप। अगर मैं इस पोयम की बात करूं तो आप देख सकते हैं एन एंड स्टॉप लाइन इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट एंड विथ ए पंक्चुएशन। All the lines bearing line 9 in the poem, the world is too much with us are end stop line। ये जो नवी लाइन आप क्लियरली देख सकते हैं, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at hour and are up gathered now like sleeping flower, for these for everything we are out of tune। तो ये जो यहाँ पर स्टेंजा यूज किया गया है, इसमें आपको एंड स्टॉप देखने के लिए मिल सकता है। अब इसकी सिर्फ जो नवी लाइन है वहां पर आपको एंजाबमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए आप, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी, यानी कि यह चीज हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती परमपिता परमेश्वर, इसकी बजाय। अब क्या यह सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, तो यहां पर होगा आपका एंजाबमेंट, है ना। और एक और इसमें लाइन यूज हुई है, ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवॉक, यानी कि हे ग्रेट गॉड, मैं इसके बजाय तो एक पेगन बनना पसंद करूंगा। तो यहां पर यह लाइन एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसीलिए यह हो जाएगा आपका एंड स्टॉप। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। देखिए सिमिली का यूज बेसिकली इस पोयम के अंदर किया गया है लाइन 7 में। इसमें बताया गया है द मोशनलेस विंड आर कंपेयर्ड टू स्लीपिंग फ्लावर्स यूजिंग लाइक। ये आप देख सकते हैं 7वीं लाइन में एक शब्द यूज हुआ है लाइक, है ना। ये शब्द यूज हुआ है यहां पर लाइक, एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक, यानी कि कंपैरिजन बताया है दो चीजों के बीच में। तो जहां पर इन शब्द का प्रयोग करके, सो एज लाइक, इन शब्द का प्रयोग करके कंपैरिजन बता जाए, वहां पर आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन यहां पर यूज हुआ है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 13वीं और 14वीं लाइन में। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? जब नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी दे दी जाए, वहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, अब बेसिकली क्या चांद का मुंह टेढ़ा हो सकता है क्या? लेकिन कवि ने तो पूरी की पूरी एक पोयम ही लिख डाली इसके ऊपर, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, भैया मुंह टेढ़ा इंसान का हो सकता है, चांद का नहीं हो सकता। लेकिन ये कवि ने यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है ना। इस पोयम के अंदर भी हमने देखा था कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, जैसे दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, यानी कि ये जो समुद्र है ये अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है। तो समुद्र सीना कैसे तान सकता है? तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। एपोस्ट्रोफ का यूज यहां पर हुआ है इस लाइन के अंदर, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी। ये जो 9th लाइन है इसमें यूज हुआ है ग्रेट गॉड। अब जबकि क्योंकि गॉड वहां पर उपस्थित नहीं है लेकिन उनको पुकारा जा रहा है, तो वहां पर आपका एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। इस पोयम के अंदर असोनेंस और कॉन्सोनेंस तो आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली असोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। जब वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है उसे हम कहते हैं असोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन होता है जबकि आपका पहला अक्षर जब भी आपका रिपीट हो बार बार किसी पोयम के अंदर, तो आप देख सकते हैं लाइन 1st, 2nd, 3rd, 4th में W शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये W जो शब्द है ये बार बार रिपीट हो रहा है। वर्ल्ड, विथ, है ना। यहां पर देख सकते हैं वी, वेस्ट, वी, है ना। तो ये जो W शब्द है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक उसी प्रकार लाइन 5th में आपको BB देखने को लिए मिलेगा, 7th लाइन में AA, 8वीं लाइन में F और F, 9वीं लाइन में GG, 11वीं लाइन में SS और 13वीं लाइन में SS और 14वीं में OO। तो ये शब्द सारे के सारे रिपीट हुए हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर इस पोयम के अंदर। 14 लाइन की ये पोयम है जिसे हमने सोनेट कहा है, बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट, है ना। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट में डिफरेंस किस चीज का होता है? सिर्फ राइम स्कीम का, है ना। राइम स्कीम का डिफरेंस होता है दोनों सोनेट के अंदर। आपको इंग्लिश सोनेट में राइम स्कीम देखने के लिए मिलेगी ABAB, CD EF GG, जबकि आपको जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें आपको राइम स्कीम देखने के लिए मिलेगी ABBA CD। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है दोनों सोनेट के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस कसूरा की तरफ। ये क्या होता है? देखिए, कसूरा इन पोइट्री इज ए पॉज, यानी कि जब भी
कॉमा या फिर सेमीकोलन की सहायता से एक लाइन के मिडिल में एक पॉज लिया जाता है, उसे हम कहते हैं कसूरा। जैसे कि ये लाइन आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, फिर यहां पर एक पॉज लिया है, लेट एंड सून, है ना। तो यहां पर कहा है कवि ने कि ये दुनिया या तो हमसे परेशान हो गई है या इस धरती पर हम बोझ हैं, है ना, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। तो यहां पर पॉज लिया गया है, तो यहां पर कजूरा फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है मेटाफर। देखिए 8वीं और 9वीं लाइन में मेटाफर का यूज हुआ है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट, है ना। तो यहां पर बेसिकली जो आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है उसका यहां पर यूज किया गया है पोइट के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। दोस्तों ये थी हमारी एक पोयम जिसका नाम था द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर एमपीटेड ग्रेड 1 के नोट्स अवेलेबल है, बहुत कम प्राइस में ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इन नंबर कर दिए, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।